हेलो हेलो हेलो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हुए हैं मैथ सेंटअप परीक्षा का पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम आज। इस पोस्टमार्टम को यानी इसे हम दो भाग में बांट देंगे हम, ठीक। क्योंकि अगर एक ही में बनाए तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगता आप लोग बोर होते। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत आगे जाओ। तो एक पहले में हम लोग आधे क्वेश्चन को कर लेंगे 50 तक लगभग, और उसके बाद बचे हुए को कर लेंगे। उसका लिंक हम डाल भी देंगे, एक ही साथ दोनों को डालेंगे हम, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो देख लीजिएगा आप लोग, एक एक करके बारी बारी से समय निकाल करके पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये जो है 2022 के सेंटअप परीक्षा का पेपर है मैथ का, और इसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जो 2023 के एग्ज़ाम में हमारी काफ़ी मदद करेगा। देखिए, सही मायने में बोले तो ये जो है 100 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, बल्कि आपके बोर्ड का एक बहुत बड़ा तैयारी होगा, बहुत बड़ा तैयारी। क्योंकि ऐसे ही सवाल जो है बोर्ड में हमसे पूछे जाएंगे, और साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे हम सब आपको बता देंगे, सब एकदम। तो नई नई जानकारियाँ भी मिलेगी। यानी कुल मिला के कहें तो पूरा बुक के ऑब्जेक्टिव का एक बार आप अध्ययन कर पाओगे। तो चलो तैयार हो जाओ हमारे साथ आप लोग। बहुत हमने ड्रामा कर लिया, प्रवचन कर लिया। अब सीधे सीधे आते हैं सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म यानी विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान दे दिया है 72, बी का मान दे दिया 9, क्यू का मान भी दे दिया है 8, तो कह रहा है आर का मान कितना होगा। एकदम सिंपल है। देखिए ए बराबर क्या होता है सर, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है 72 बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान दिया है 9, और क्यू का मान कितना दिया है 8, प्लस आर हमसे पूछा है। 9 8 कितना होता है सर 72। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, 72। तो 72 इधर माइनस में आएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो आर का मान कितना होगा 0, यानी कि यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 0। बढ़िया सवाल है, आर का मान जो होगा 0 हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या हो गया भाई, आवाज़ क्यों भारी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मसा ए बी गुने लसा ए बी। देखिए सिंपल सी बात है एकदम। दो संख्याओं के लसा और मसा यानी उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए और बी संख्या है तो उनके गुणनफल के बराबरी होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक। चलिए अगला सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि रूट अंदर 15 है। देखिए कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, जैसे रूट अंदर 15, रूट अंदर 17, रूट अंदर 12, इनको बाहर नहीं निकाल सकते आप पूरी तरह से। रूट अंदर 18, रूट अंदर 20, ये सब नहीं आ सकते बाहर। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगला सवाल कह रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। चलो भाई लगे हाथ कर लेते हैं 124 का गुणनखंड। देखिए ध्यान से, 124 है तो 124 का अगर हम गुणनखंड करने निकले तो 2 से 2 6 के 12, 2 दूने के 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 1 2। तो अब यहाँ से तो ये संभव ही नहीं है। तो कह रहा है कि 2 के घातांक होंगे। यहाँ 2
कितनी बार आया हुआ है गुणनखंड में? सर 2 बार। तो 2 का घातांक क्या होगा? 2 होगा। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया सबको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, शांत होने के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी भिन्न जो होता है वो होता है P/Q के रूप में। तो शांत होने के लिए, उसका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो Q है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मतलब Q के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। या तो 2 आए, या तो 5 आए, या दोनों आए तो शांत होगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी आया तो शांत होगा। तो कह रहा है हाँ, लेकिन याद रहे इसमें भिन्न जो होना चाहिए सरल रूप में होना चाहिए। सरल रूप का मतलब अब उससे फिर नहीं कटाया जा सकता है। नहीं समझ में आता सरल रूप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 15/12, तो ये अपने सरल रूप में नहीं है क्योंकि अभी ये 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। इसका सरल रूप हो जाएगा 5/4। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सरल रूप क्या होता है। ठीक है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने मैंने 2 के पावर मतलब 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड में। 105 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 105, चलिए एक एक करके गुणनखंड करते हैं और समझते हैं ध्यान से। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल सके हमें। चलिए 105 नीचे का ही करना है। ठीक है, 105 का अगर हम करते हैं 105 का अगर हम करते हैं तो 5 से मान लो 5 ही घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 3 से घटा लो 3 सते 21। देखिए यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है जो कि गलत है। अब 210 का कर लिया अगर हम 210 का, तो इसमें भी देखिए 3 आएगा। 3 सते 21 0, तो ये भी नहीं होगा। 88 का करें अगर हम तो इसमें 2 फिर 4 4 आ जाएगा, फिर 2 फिर 2 2 आ जाएगा, फिर 2 से करें तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा आप लोगों को कितना 3/160। 160 अगर हम 160 का करने निकले तो देखिए ये क्या होगा 2 से 80, फिर 2 से करोगे तो 40। रुक जाओ, स्पष्ट कर दे रहे हैं। डिस्टर्ब ना हो आप लोगों को, नहीं तो कहेंगे सर ये एक ही में लिखते हो अपना, बड़ा ख़राब लगता है। 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। क्या हुआ 160 के गुणनखंड में केवल 2 2 2 और 5 आया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो डी है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है तो उनका मसा 5 है, तो लसा क्या होगा? अभी हमने क्या बताया कि मसा गुना लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b। तो a गुना b तो आपको दे दिया है, कितना दिया है? 16 दे दिया है। और आपके सामने और क्या दे दिया है? मसा दे दिया है, तो मसा हो गया 5। लसा पूछा है, मान लीजिए लसा x बराबर 1600। अब इसको बट्टा में जाएगा तो कटा देगा, तो 5 ही 15, 5 दूना 10 और ये 0, यानी x का मान कितना आ गया? 320। तो आंसर हो जाएगा 320। 320 जो होगा इसका लसा हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल कह रहा है 36 तथा 84 का मसा है। मसा देखिए, मसा निकालना तो बड़ा आसान है, भाग दिया जाए तो भाग विधि से निकाल लीजिए। मसा पूछ रहा है तो 36 को भाग देते हैं 84 में। 36 दूना 72, कितना हो जाएगा? यहाँ 2 और यहाँ पर 1 कटा दीजिए 36। फिर अब 12 से भाग दे देंगे 36 में, तो बढ़ती है 36। अंतिम में किसने आगे घटाया? सर 12 ने, तो फिर मसा कितना होगा? 12 होगा। मसा कितना होगा? 12 होगा सर, 12 होगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ज़रा गौर से देखिए इनको, गौर से देखिए इन चारों ऑप्शन को।
बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद न होने की क्या क्या शर्तें होती हैं। देखिए अगर हम सरल शब्दों में एकदम आसान भाषा में एकदम, तो x जो है x, इसका जो पावर है पावर इसका जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। x का पावर माइनस में होना चाहिए। x मतलब चर जिसमें भी बहुपद है, तो यहाँ सब के सब चर x में ही है, तो x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है x का पावर मतलब घात, x का पावर मतलब घात, ठीक। दूसरा जो है x का पावर ही, x का जो पावर है वो विन नहीं होना चाहिए। विन मतलब कोई बट्टा उट्टा का नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसी पावर को कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग कि x जो है जैसे 1/x ऐसे करके नहीं होना चाहिए, 1/x + 1 ऐसे करके, मतलब बट्टा में नहीं जाना चाहिए आपका x, क्योंकि अगर वो बट्टा में है तो मतलब उसका पावर किस में है, माइनस में है। हाँ सर माइनस में है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो ठीक है, ये a ठीक है एकदम, b भी ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, d भी ठीक है एकदम, लेकिन जो c है उसमें चर जो है बट्टा में दे दिया, यानी यहाँ पर चर का घात माइनस में होगा, तो यानी ये बहुपद नहीं है, तो सी हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, ऊपर हटाते हैं इसको। कर यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है सर जी, -b/a होता है। तो -b/a निकाल लीजिए आप लोग, निकालिए। माइनस b का मान बताइए तो सभी लोग, देखिए यहाँ से b का मान निकालिएगा तो पहला b का मान कितना दिया है, -2, तो -2 अब बट्टा a कितना है, तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना देगा, 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। कह रहा है कि x² - 2x -3 के शून्यक हैं। चलिए ऐसे सवाल तो एकदम पूछे जाएंगे, और जहाँ तक ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े आसान पूछ दिए हैं, इतना भी आसान नहीं करना चाहिए था बोर्ड को। चलिए तो ये से सेंटर परीक्षा का पेपर है, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा संभवतः, हमें लग रहा है थोड़ा सा टॉप तो होगा। तो करते हैं, शून्यक निकालते हैं। किसका दिया है, किसका निकालना था हमें निकालना है x² - 2x - 3 का शून्यक। निकालिए जी। 3 का ऐसा गुणनखंड की 2 आए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 3x प्लस में x, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस में 3। चलिए दोनों में क्या कॉमन, केवल x कॉमन, तो x - 3। दोनों में क्या कॉमन सर, 1 कॉमन, तो x - 3, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा x - 3 और 1 हो जाएगा x + 1। इस लिहाज से अगर हम बराबर में 0 रखें तो यहाँ पर जो ये पहला है इससे हमें x का मान मिलेगा 3, और यहाँ जो ये दूसरा है इससे मिलेगा x का मान -1। तो फिर क्या होगा, 3 - 1 दिखाई दे रहा है आपको, 3 - 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझते जाइए एकदम, जैसे जैसे सवाल पूछेंगे सब बताएंगे, ये पूछे गए हैं यहाँ पर सेंटर परीक्षा में, या फिर इस तरह के और भी पूछे जा सकते हैं हम लोगों से, ठीक। सर अब कहाँ पूछे जाएंगे, अरे बोर्ड में, बोर्ड ही के लिए तो सब हो रहा है ना युद्ध, कि बॉर्डर पर जाके हम लोग क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और क्वेश्चन रूपी दुश्मनों को मार मार कर। चलो तो अगला सवाल करे, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए द्विघात बहुपद क्या है, a + bx + cx²। ध्यान से, बड़े चालबाजी का क्वेश्चन है। करे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है सर, -b/a, लेकिन वहाँ b क्या होता है, b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है,
सर बी है, तो ठीक है यह बाई ए किसको बोलते हैं? ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर देखिए सी, तो हो जाएगा माइनस बी बाई सी। ध्यान से एकदम, बहुत लोगों ने इसे गलत किया होगा, माइनस बी बाई सी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है ना, गुणांक ध्यान से देखिए वो सी है। हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ ए होता है, इसलिए लिखते हैं माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? सी है, तो इसलिए होगा माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद, लो भाई, यदि त्रिघात बहुपद है तो इसके कार्य मैंने शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? देखिए अगर त्रिघात बहुपद हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, डी बाई ए। डी कितना दिया है ध्यान से देखिए आप लोग, तो डी दिया है सर -2, तो -2 अब बट्टा ए कितना है? ये है 2, तो 2 से 2 कट गया यानी -1 बच जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होगे आप लोग, समझदार दिखते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स, px का घात 4 और gx का घात 2 हो तो px बट्टा gx। अरे यार इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, इतना आसान, px बट्टा gx। लो भाई सारा चीज़ दे रखा है, px का घात, देख भाई px का घात 4, gx का घात 2, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका घात 4 है, यहाँ पर इसका घात क्या है? 2 है, तो क्या होगा? जैसे ये x का पावर है, ये भी x का पावर है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो इसका जो प्राप्त होगा वो कितना घात वाला होगा? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब घात वाला भाग देता है इसमें तो पावर घट जाता है, तो 4 में से 2 गया कितना हुआ? 2, कितना हुआ? 2, तो आंसर हो जाएगा 2, सोचना ही नहीं है, याद रखिएगा घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। चलो भाई, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें कौन आपको विषम पूर्णांक दिख रहा है? देखिए तो चारों को ध्यान से आप लोग, अगर आप ध्यान से देखें इन चारों को, ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शनों को, इसमें जो है बी ही केवल विषम पूर्णांक है, बाकी सब के सब सम है। अगला बहुपद 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का घात है। देखिए कोई भी बहुपद होता है तो उसका जो मैक्सिमम माने सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 सबसे बड़ा घात है, देखिए 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3, बहुपद का घात 3। ये कहाँ गया हुआ है? लो भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद बनाना बड़ा आसान होता है, और द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। चलो भाई आपके पास अल्फा बीटा है तो करो, लगाओ हिसाब किताब, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितना होगा? 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 1 और 1 गुना कर दो कितना होगा? 1, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये होगा आंसर। किधर है? ऑप्शन ए ही है। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? देखिए यौगिक संख्या का मतलब होता है कि जिसका आप गुणनखंड कर सकते हो, जिसको किसी से घटा सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ 13 जो अभाज्य है, 33 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, तो इनका तो हम गुणनखंड कर नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर पर 32 है। क्या है? 32 है।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। देखिए पहले ये समझिए आप लोग कि सहभाज्य होता क्या है। खाली आंसर नहीं बताने आए, हम आपको समझाने आए हैं ताकि ऐसे सवाल अब अगर बोर्ड में पूछेगा तो एक छूटना नहीं चाहिए हमसे, और छूटेगा भी नहीं, हमें छूटेगा भी नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना। सहभाज्य, देखिए सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई कॉमन नहीं, मतलब कोई संख्या कॉमन नहीं हो, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम 14 और 35 को देखें तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, क्योंकि 7 14 को भी कटा देगा और 35 को भी, तो ये सहभाज्य नहीं है। 18 और 25 को देखें तो 18 जिसको भी कटाए, मतलब 18 किससे कटेगा, देखिए तो 18 क्या है, तो सर 3 गुने, अरे यार 18 का क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 3, यही होगा। और 25 का क्या होगा सर, 5 गुना 5। क्या कुछ उभयनिष्ठ है इसमें, इनके गुणनखंड में, नहीं सर, तो यही होगा सहभाज्य। बाकी सब में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है। जैसे अगर हम सी को देखिए, ध्यान से देखिए सी को, तो इसमें खुद 31 ही उभयनिष्ठ है, क्योंकि 31 तिहाई 93 होता है। 32 और 62 को देखिएगा तो इसमें 2 है, 2 आराम से मिल जाएगा आपको, 2 से दोनों कट जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, सहभाज्य का मतलब होता है कि गुणनखंड करने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं हो। मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि HCF 1 आ जाए, ठीक, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करें यदि बहुपद 3x² + 8x + k कि एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बता रहे हैं। कर एक शून्य क्वेश्चन पर लिए हो तो इसको छोटा कर देते हैं हम, ताकि हमें जगह ज़्यादा मिल सके, ठीक है। कह रहा है कि इसके जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मान लीजिए कि पहला जो शून्यक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, पहला जो शून्यक है मान लीजिए कि अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या होगा सर, उसका व्युत्क्रम होगा। तो दूसरा शून्य का अगर व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। हाँ सर। अब एक बात बताइए कि हम क्या पढ़े बहुपदों में कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल सर, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। तो यहाँ पर C की जगह पर कौन है, K है, और A की जगह पर कितना है सर, 3 है। ये क्या हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर क्या आ गया, K/3। अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो K का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इतना आसान तो था, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, क्योंकि व्युत्क्रम कह रहा है, हमने दोनों को गुना किया और गुणनफल C/A होता है, तो बस इसी से बन गया। आगे कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना का ये सर दिया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यदि याद रखिए ये तीनों के तीनों बराबर हों तो समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है। और ग्राफ की जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती है, यानी दोनों रेखाएं एक ही पर हो जाती हैं, तो अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। अगला सवाल, अगला सवाल अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, x + y कह रहा है कि x + y = 8। सिंपल एकदम, सबको समझ में आएगा। इसके कितने हल होंगे। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप x का मान जैसे जैसे रखिएगा वैसे वैसे y का मान बदलता जाएगा। यानी हम चाहें तो x का अनंत मान रख सकते हैं, अनलिमिटेड, y का मान वैसे ही आता जाएगा। तो याद रखिएगा ये दो चर हैं और अगर एक ही को समीकरण है तो इसके लिए अनगिनत हल होगा। आप रखते जाओ, मान आता जाएगा, तो अनगिनत हल होगा। चलिए अगला जो सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि 29x + 37y = 103 एवं 37x + 29y = 95, तब x और y का मान क्या होगा। तो देखिए एक उपाय तो यह है कि आप ऑप्शन इसमें क्या कर दो, पुट कर दो।
बारी बारी से, जो ऑप्शन बैठ जाए सटीक हो जाए वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहला समीकरण और जो दूसरा समीकरण है उन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़िए तो थोड़ा, संगत में संगत जोड़ दीजिए। 29 और 37 कितना हो जाएगा? 29 और 37 बताइए कितना होगा? सर 29 और 37 होगा 56, तो 56x प्लस फिर 37 और 29 सर वहीं 56, तो 56y बराबर 103 और 95 कितने होंगे? 103 और 95 कितने हो जाएंगे बताइए? तो अगर हम 103, ये क्या हो रहा है यार, काहे से डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग? तो 103 में अगर हम 95 जोड़ने जाएंगे, ठीक, तो जोड़ लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा कॉमन भी नहीं हो रहा, नहीं तो हल करना मुश्किल ही होगा, तो हल करेंगे भी नहीं हम लोग। चलिए मान रखिए सीधे सीधे, अरे रखो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? x का मान एक रखा जाए अगर तो 29 आएगा सर, प्लस y का मान अगर 2 रखा जाए तो 37 दूना कितना होगा? 37 दूना कितना होगा सर? 37 दूना हो जाएगा 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 74। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 9 और 4 कितना होगा? 9 और 4 13 का 3, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 103। ये इस पर तो सही हो जा रहा है, यहाँ चेक कर लेते दूसरे पर। x का मान अगर हम 37 रखना है तो 37 पहला सही है एकदम दूसरे पर, ठीक है। पहला जो है पहले पर सही है, पहला विकल्प। दूसरा एक रखेंगे, x का मान तो कितना आएगा? 37 सर। अब y का मान 2 रखेंगे तो 37 दूना कितना हो, सॉरी 29 दूना कितना होगा? तो सर 9 दूना 8 और 2 दूने के 4 1 5 इतना होगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 और 7 कितने होंगे? 15 के 5 और 5 3 8 1 9, 95 आ रहा है, यानी ऑप्शन यही सही है, एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। देखिए एक घातीय समीकरण है, जैसे 2x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5, ठीक है, या 2x प्लस 5 बराबर मान लीजिए कि 3। एक घातीय है, चाहे कितने भी चर में है। तो याद रखिएगा कि अगर एक घातीय समीकरण है, एक घात वाला यानी रैखिक समीकरण है, तो उसका आलेख हमेशा एक सरल रेखा होगा, हमेशा एक सरल रेखा होगा। अरे जब आप ग्राफ खींचते हो ऐसे ऐसो का, तो क्या होता है? सरल रेखा ना प्राप्त होता है। हाँ सर, सरल रेखा ही प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा होगा, ठीक। अगला सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण का इतना और इतना का अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर न हो b1 बट्टा b2, तब होता है अद्वितीय हल, सॉरी बराबर न हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, a1 कितना दिया है? k दिया गया है सर। a2 कितना दिया दूसरे समीकरण में देखिएगा? 6 दिया है सर, बराबर नहीं होना चाहिए। b1 कितना दिया है सर? -1 दिया है। और b2 कितना दिया है सर? -2 दिया है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए 3, k बराबर नहीं होना चाहिए 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। तो k बराबर नहीं होना चाहिए 3, तभी जाकर के इसका अद्वितीय हल होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है और उनका आलेख खींचा हमने दोनों का, तो हमें प्राप्त हो गया समानांतर रेखा। अब एक बात बताओ कि यदि ये समानांतर रेखा है, हल किस बात पर निर्भर करता है? काटान पर, कि कितने बिंदु पर काट रहे हैं। अगर वो एक बिंदु पर काटे तो अद्वितीय हल होता है, और अगर साथ साथ हर एक बिंदु पर काटे तो अनेक हल होता है।
लेकिन यहाँ समानांतर है तो एक बिंदु पर भी नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं। कटान से हल पता चलता है, तो जब ये काटेगा ही नहीं तो हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अरे वाह सर जी, काटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं। चलिए याद रहेगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? चेक करो भी तो बताएं आप लोगों को, ठीक है। 4 चीज़ें ध्यान देना आप लोग। द्विघात बहुपद या समीकरण के लिए अगर वो अपने सरल रूप में हो तो, ठीक है, जो x है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। x जो है उसका पावर भिन्न नहीं होना चाहिए। x जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और x जो है 1/, करके ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखोगे तो हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, वो बस समझाने का तरीका है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो 2 ही रूल है कि x का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और x का पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, बस यही है। तो याद रखिए, यहाँ पर देखिए x रूट में है, x क्या है, रूट में है, तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है लो, बाकी सब एकदम ठीक ठाक है लो। सॉरी, समीकरण पूछा है तो वही समीकरण नहीं है। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करे द्विघात समीकरण ध्यान से, द्विघात समीकरण ध्यान से। bx² हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, हम होंगे कामयाब। bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। करे इसका विवेचक क्या होगा? देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो पढ़ते हैं वो इसके लिए पढ़ते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस समीकरण के लिए पढ़ते हैं। और इस समीकरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं b² माइनस 4ac, इसके लिए। पर यहाँ जो समीकरण का पैटर्न है वो अलग है, तो अब ध्यान देना होगा कि कौन किसके जगह पर है। b का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a, तो हो जाएगा a² माइनस 4। a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना यहाँ पर सर b, तो b, c तो अपने जगह पर ही है तो वही होगा, तो a² माइनस 4bc होगा इस समीकरण के लिए विवेचक, a² माइनस 4bc। देख रहे हो, घुमा के पूछ सकता है, ये सब ध्यान देना होगा आप लोगों को। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर है, वही विवेचक। अभी ये तो बताया आप लोगों को, अरे अभी ये तो बताया हमने, बताया कि विवेचक होता है b² माइनस 4ac। bx² का गुणांक कितना है, b सर 4 है तो 4², 4 गुना a कितना है सर 1 है, c कितना है सर ये भी 1 है, 4 चौके 16 होगा, 16 होगा, 4 एकम 4 होगा, मान कितना सर 12 होगा। ये क्या हो गया भाई आंसर, ए कितना ए दिया है लो, क्या भाई ए सेट करने वाले को ए बड़ा पसंद है क्या। चलो, कह रहे कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। देखिए मूल का मतलब क्या होता है, मूल x का वह मान होता है जो उसको 0 बदल देता है, माने समीकरण को सत्य कर देता है, ठीक है। तो चलो आप मूल 2 दिया है, यानी x की जगह पर रखो 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 रखो, तो दिया गया है 2, x की जगह पर क्या रखना है सर मूल, तो 2 का स्क्वायर, a x की जगह पर क्या रखना है सर 2, अब प्लस 6 बराबर 0। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूने के 4 और 4 दूना 8 माइनस 2a अब प्लस में 6 बराबर में 0। 8 और 6 कितने होंगे, 14 हो जाएंगे, तो उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस 14 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 सत्ते 14, आंसर हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 7।
चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -3 है तो वह समीकरण है। सिंपल है, अभी तो बता रहे थे आप लोगों को कि द्विघात समीकरण के लिए आप शर्त लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x² माइनस वही बहुपद वाला अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस माफ़ कीजिएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। समीकरण तो बराबर में 0 डाल लो बस। चलो कर लो। तो x² माइनस दोनों को जोड़ो तो फटाफट 5 और -2 को सर 3 होगा तो 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को गुना करो 5 दूना 10 -10 होगा तो कितना आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा कमाल का है और इससे सवाल बड़े पूछे गए हैं। कह रहा है कि 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा है। पहले ही कह दिया है कि इसके मूल जो है अल्फ़ा और बीटा है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमें निकालना है। सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आइए समझते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। इसका शून्यक है अल्फ़ा और बीटा और हमसे कह रहा है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा निकालिए। क्यों भाग रहे हो भाई? अरे यार ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। चलिए तो कह रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा? सिंपल सी बात है एकदम। बोलिए एलसीएम क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा तो बीटा प्लस यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए अगर आप तो ऊपर ये क्या है? सर शून्यकों का योग। बहुत बढ़िया। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। b के जगह पर कितना है? 8 है तो -8 बट्टा a के जगह पर कितना है? सर 3 है तो 3 बट्टा ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c कितना है भाई? 2 है तो 2 बट्टा a कितना है? 3 है। 3 से 3 का हो गया कैंसिल और यहाँ जो बच रहा है आपके पास क्या हो रहा है? -8/2 तो 2 चौके 8 यानी कि मान हो जाएगा -4। ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा सबको? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है काहे भाग रहे हो भाई? यदि द्विघात बहुपद इतना में विविक्तर का मान 0 से बड़ा, विविक्तर जो है 0 से बड़ा है, विविक्तर यानी कि d ये जो है बड़ा है 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? याद रखिएगा मूलों की प्रकृति जो होती है 3 किस्म की होती है। कितने किस्म की? 3 किस्म की। चलिए बताते हैं आप लोगों को कौन कौन से किस्म के हो सकते हैं मूल। ठीक, देखिए सबसे पहली स्थिति जब विवेचक जो है 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो मूल होते हैं मूल वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी दोनों के दोनों वास्तविक तो आएंगे पर समान होंगे। दूसरा होता है जब d का मान जो है बड़ा हो जाए 0 से, मतलब कोई धनात्मक संख्या हो, कोई प्लस में नंबर हो, कोई भी नंबर हो पर प्लस में हो बस। तो यदि इसका मान जो है विवेचक का जो मान है 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो होगा वास्तविक तो होगा पर असमान होगा। असमान होगा। वास्तविक हम छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, बोल तो रहे ना, उसे याद कर लीजिए, स्पेस कम रहता है ना लिखने का। ठीक। 3 तीसरी जो स्थिति होती है जब d का मान छोटा हो जाए 0 से, यानी विवेचक खुद ही 0 से छोटा हो जाए मतलब माइनस में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मूल जो होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा?
काल्पनिक होगा। ऐसी स्थिति में सवाल क्या कह रहा है कि शून्य से बड़ा, शून्य से बड़ा यानी ये वाला स्थिति, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। चलिए अगला सवाल करे, समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये कौन सा पॉइंट है भाई? पॉइंट थोड़ा अच्छा देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। तो सारबंतर है। देखिए सारबंतर क्या होता है, किसी भी दो क्रमागत पद का अंतर होता है। हाँ, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाया जाता है, यानी कहीं से भी आप आगे में से पीछे को घटा सकते हैं। तो 1.7 में से यदि हम 0.6 को घटा दें तो कितना मिलेगा? 1.1 मिलेगा। कैसे सर? आओ घटाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे सब लोग, मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर मित्रों, चलिए 7 में से 6 गया, कितना हुआ? 1 दशमलव, तो दशमलव। 1 में से 0 गया, कितना? 1। अब बोलिए इससे आसान क्या बताएं आप लोगों को? इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सारबंतर यानी कि डी। करें निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? ऐसा श्रेणी जिसमें किसी नंबर को जोड़कर या घटाकर बनाया गया हो, मतलब प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहला ध्यान से देखा जाए तो 2 और 4, 2 4 8 16 इस तरह का है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है सर? 2 का। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है सर? 4 का। अंतर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग समझ नहीं पाए आप लोग शायद। यहाँ पर डिफरेंट कितना है, मैंने अंतर कितना है? सारबंतर, मैंने अंतर सारबंतर तो एपी में होता है, तो एपी होगा तब ना। तो ये हो गया 2। यहाँ कितने का डिफरेंट है सर? 4 का। समांतर श्रेणी कब होगा? जब सब जगह डिफरेंट सेम हो, पर यहाँ तो ये अलग अलग डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता है। अब बारी है इसकी, अब बारी है, चलो इसको मिटाते हैं पहले। अब बारी है इसकी, -10 -6। अगर हम -6 में से घटा दें -10 को तो कितना होगा? -6 माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो जाएगा, यानी 4 आएगा। यहाँ 4 का डिफरेंट है। अब आगे देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में तो डिफरेंट निकाल लिया हम, अब इन दोनों के बीच में निकालिए। तो -2 में से घटाना है -6 को, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा सर? फिर 4 होगा। यहाँ भी 4 आया। अब अगर हम आखिरी देखें, आखिरी यहाँ, तो 2 में से हमें घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। देखिए तो सब जगह 4 का ही डिफरेंट है, तो ये जो है एपी में है। जब ये है तो बाकी को जांचने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी नहीं भी है, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि इतना, इतना और इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, 4/3, ध्यान से आएगा समझ में आपको। ए और 2 ये एपी में है। किस में है? एपी में है। अब बताइए एपी में होने का क्या शर्त है सर? एपी में होने का शर्त है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट इन दोनों के बीच के डिफरेंट के बराबर आना चाहिए। तो फिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? लगा लो रूल। चलिए दूसरा में से पहला घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए, यानी a - 3/4 बराबर होगा। दूसरा में से पहला घटाइए, 2 - a, ये इधर माइनस में a इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2a बराबर, ये इधर माइनस में 3/4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो जाएगा 2 + 3/4। अब हमें क्या करना है? इनको हल कर लेना, यहाँ कर देते हैं। तो 2a, सर ये तो मिट जाएंगे इस तरह से जो आपकी ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं।
स्पेस की कमी है, कोई बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2a बराबर, 2a बराबर अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल दे तो कितना होगा सर 4 होगा। तो 1 चौके 4, 1 का पहाड़ा तो सबको याद होगा सर, 1 का पहाड़ा चलो तो 1 चौके 4 तो 2 चौके 8 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, यानी कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो। ओ तेरी, ओ तेरी, ये देखो आप लोग सोच रहे हो सर क्या ड्रामा किए हो, नंबर कुछ और है, लीपा पोती कुछ और कर रहे हो। चलो तो हो गया गड़बड़, हर बड़ में गड़बड़, कोई बात नहीं है, गलतियां होती रहती हैं और गलतियों से हमें सीखते जाने हैं। चलिए, हमने अंकों को गलत लिख दिया था तो लाजमी है कि गलत ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब सही बनाते हैं। बनाए जी सर, बनाइए। तो है 4/5, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपका उतना बेकार हो गया समय, पर कोई बात ना। चलो, तो आपको क्या पता है सर? पता है कि अगर ये AP है तो इन दोनों का डिफरेंट बराबर ना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंट, तो दूसरा में से हमेशा पहला घटाया जाता है। तो A में से हम घटाएंगे कितने को 4/5 को, और ये बराबर होगा इन दोनों का डिफरेंट, यानी 2 में से हम घटाएंगे A को। A इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2A बराबर, ये इधर माइनस में है 4/5, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 + 4/5, ये कौन 5 है 4/5। चलिए अब निकाल लीजिए इनका एलसीएम। तो 2A बराबर कितना हो जाएगा 5, या 1 रखेंगे तो 1 × 5 = 5, 1 × 5 = 5, तो 5 दूना 10 प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा 14/5। तो 2A बराबर हो जाएगा 14/5। ये 2 जो है बट्टा में जाएगा तो 2 × 7 = 14, आंसर हो जाएगा कितना 7/5। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है तो उसका सारवंतर होगा। देखिए सिंपल सी बात है सारवंतर निकालने का। अगर आपको ऐसा कभी भी दिखाई दे और कहे कि इसका सारवंतर क्या होगा, nवां पद को ये व्यक्त कर रहा है, तो सिंपल सा आप तरीका अपनाइएगा कि n के जो भी गुना में होगा वही होगा उसका सारवंतर, यानी यहाँ पर 3 होगा, आंसर एकदम 3 होगा। आप चाहें तो इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, n का मान पुट करके निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, उतना ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए तो अब इसके साथ लगे हाथ एक और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 10 - 5n, हम पूछे कि बताइए इसका सारवंतर क्या होगा, तो आप सिंपल सा देखिए कि n के गुना में क्या है, तो सर n के गुना में -5 है, तो इसका सारवंतर होगा -5। चमका? हाँ सर चमका, n के जो गुना में होगा वो सारवंतर होगा। हाँ, यही याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। करे समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 29 है? चलो भाई, हमको पता नहीं है, हमको कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, हमको पता नहीं है कि कौन सा पद 29 है और यही पता करना है। चलो कोई बात ना, कोई ना, टेंशन ना लेना है आपको। तो मान लेते हैं कि nवां पद 29 है। मान लिया कि nवां पद क्या है 29 है। जी सर मान लिया। nवां पद बराबर क्या होता है सर? a + n - 1 × d। इसका मान कितना दिया गया है 29। अब सारे मान जो है इसमें लपेट दो, लपेटो भाई। a का मान कितना है सर? a होता है प्रथम पद,
ई हम लोग को पता है एकदम अच्छे से। ए होता है पहिल का, तो पहिल का कितना है 5। एन मतलब नंबर, उसी के खोज में तो निकले हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। डी मतलब सारबंतर, मतलब दूसरका में से पहिलका को घटाने पर जौन आएगा। सर भोजपुरिये बोल लो पूरा पूरा। चलो ठीक, बढ़िया बा। तो दूसरका में से पहिलका घटैला पर जौन आई उहे होई सारबंतर। हाँ सर जी, 7 में से 5 घटा ले लो बाबू लो, हमार घटाव लो सर। 2 आई, बहुत बढ़िया, बराबर में 29। ये इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना जी सर। तो n-2 इंटू 1 इंटू 2 बराबर, घट जाएगा तो कितना होगा सर 24। अब ये गुना में है तो 12 मर्त में कटा देगा। अब यहाँ पर हो जा रहा है कि n-1 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 12, तो n का मान कितना हो जाएगा सर 13। कैसे उधर जाएगा तो प्लस में, तो n का मान क्या होगा 13, यानी कि ये एपी का 13वां पद है, होगा 29। समझ में आ गया, चमका, समझे जी सर। भोजपुरी में समझाइएगा तो काहे नहीं समझेंगे, एकदम समझ में आए, मनोरंजन के लिए बोल दिए थोड़ा भोजपुरी, ठीक है। बुरा नहीं लगना सर, बुरा काहे लगेगा, हमारे बिहार की आन बान और शान है। बहुत बढ़िया, समझदार लगते हो आप लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4, लो भाई 7वां पद 4 और सारबंतर 7 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, यानी डी भी दे दिया, डी यानी सारबंतर -4। चल भाई बहुत बढ़िया। तो प्रथम पद निकालना है। अच्छा बताओ 7वें पद को क्या लिखोगे आप, सर a + 6d। देखिए जो भी आपको पद लिखना है उससे कम डी ए में जोड़ दीजिए बस। 10वां पद चाहिए तो a + 9d, 12वां पद चाहिए तो a + 11d, 16वां पद चाहिए तो a + 15d, 50वां पद चाहिए तो a + 49d। सर हो गया, समझ गए। तो a + 6d 7वां पद होगा, ये कितना दिया है 4 दिया है। चलो तो a + 6d का मान कितना है -4 है, तो -4 बराबर में 4, तो कितना हो जाएगा a। अब एक बात बताओ कि ये दोनों गुना करेंगे तो कितने होंगे सर -24। इधर -24 होंगे, उस तरफ जाएंगे तो अभी नहीं समझ में, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ हो गया -24, 24 बराबर में 4। अब बताओ ये इधर 24 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो a का मान कितना होगा 28। a का मान कितना होगा 28 हो जाएगा। चलो समझ में आ गया सबको। लेते हैं अगला प्रश्न, आखिरी नहीं, मतलब इसमें का आखिरी है वो, कर है कि 1 + 2 + 3 + 4 + टेस्ट प्लस n बराबर है। तो ये तो सिंपल है ना, प्राकृत संख्याओं का योगफल है, पर फिर भी हम एपी की मदद से चलो निकालते हैं। एपी की मदद से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, चाहो तो निकाल सकते हो आप लोग। ठीक, देखो हम बता रहे हैं क्या सूत्र होता। तो प्राकृत संख्याएं, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, संख्या का जो योग होता है, योग, उसका सूत्र होता है n × n + 1/2। तो ये क्या है, देखिए तो 1 से शुरू हुआ है n तक गया हुआ है, यानी प्राकृत संख्या ही तो है। तो इसका जो योग होता है n × n + 1/2 होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहे तो एपी की मदद से भी निकाल सकते हैं, पर हम क्यों उतना समय बर्बाद करें आपका। अगला सवाल, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल, 40 कैसे दिख रहा है हमको, क्या हो गया भाई। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल विषम। तो देखिए विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल की बात करें, अगर प्रथम विषम संख्या का योगफल, ये बात केवल याद रखिएगा प्रथम के लिए है, प्रथम के लिए ही है, प्रथम के लिए ही है।
ठीक है। तो योगफल जो होता है वो होता है एन स्क्वायर, यानी जितना नंबर का है उसका स्क्वायर कर दो। तो 10 कह रहा है यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 100। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका, 100 हो जाएगा आंसर। अब अगर आप चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हैं, एपी की मदद से भी बना सकते हैं। बनाएं सर, समय बर्बाद। देखो आपको अगर यहीं पे समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया तो ये भी तरीका देख लो। तो विषम संख्या कह रहा है, यानी कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो योग निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। चलो भाई n कितना है सर, 10 है, तो 10/2 2a, a कितना है 1 है, तो 1 दूना 2 प्लस n कितना है सर 10, 10 में से 1 गया 9। d कितना होगा सर, ये विषम संख्या 1 के बाद 3 आया है तो 2 होगा, तो 2 × 10, तो 5 गुना ये कितना होगा 9 दूना 18, 18 2 20, तो 20 × 6 100। क्या अलग आया, नहीं ना, तो वही होगा 100 ही होगा। तो n स्क्वायर भी कर सकते हो आप, अगर प्रथम प्राकृत मतलब विषम संख्याएं दे तो ही ये करोगे आप लोग, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे तो कर दिए, ठीक है। ऐसी गलती ना 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 तो ना करे। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, बड़े कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है, पर अच्छों के पल्ले ना पड़ता है ये, पर हम तो आपको समझा के ही मानेंगे, आए काहे लिए हैं हम, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि y अक्ष से इतना की दूरी, लो भाई बना देते हैं x अक्ष y अक्ष। उम्मीद है कि आप लोग इसे कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, दिमाग आपका खाया ही होगा। तो ये कह रहा है कि कितना है 7 8। मान लीजिए कि आप 7 8 ऐसे चले, तो ये मान लीजिए कि 7 है, 7 दूरी पर है, और मान लीजिए कि ये 8 दूरी पर है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा कितना 7 8। ये सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी, देखिए ये है y अक्ष, ये है y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी इतनी होगी, हाँ सर। तो ये दूरी कितनी है, तो सर ये दूरी तो इतना है, यानी 7 है, तो याद रखिएगा y एक्सिस की दूरी कितनी होगी 7 होगी। कितनी होगी 7 होगी। प्रैक्टिकल समझाए हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कह रहे कि बिंदु इतना किस पाद में है, आ जाओ सब लोग, देखते रहो कि पाद कैसे निकालते हैं, यानी चतुर्थांश। देखिए जो हमारे ये x अक्ष और y अक्ष होते हैं, तो ये क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष जो होते हैं ये अपने तल को 4 भागों में बांट देते हैं, इस तरह से। हाँ सर 4 भाग दिख रहा है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी वही पाद। तो कह रहा है कि ये जो बिंदु दिया है आपको कितना -5 -3 किस में है, कोई समस्या नहीं, आप बस चलना चालू करो, ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा। जानकारी के लिए आपको बता दे कि यहाँ मूल बिंदु से दाईं तरफ प्लस में और ऊपर की ओर प्लस में होता है, वहीं बाईं ओर माइनस में और नीचे की ओर माइनस में होता है। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। कह रहा है पहला -5 चलिए, तो आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब, माइनस में चलना है। तो यहाँ मूल बिंदु से जब चलोगे तो माइनस में इधर आओगे, हाँ सर इधर आएंगे, चलो मान लो यहाँ तक आ गए हम। फिर माइनस में ही 3 चलना है, तो y में भी माइनस में जाना है, तो माइनस में जाओगे y में तो कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे। तो जब आप नीचे जाओगे तो कहाँ प्रवेश कर गए, तीसरे में, यानी क्या होगा, ये कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है,
सर मज़ा आ गया ये तो। चलिए समझ में भी आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है। कर एक्स अक्ष का समीकरण है। ये एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? देखिए एक्स अक्ष का कह रहा है, जैसे ये एक्स अक्ष होता है, ये वाला जिसमें तीर दिए हैं, तो ये एक्स अक्ष होता है। कर इसका समीकरण क्या होगा? मान लीजिए कोई बिंदु एक्स पर है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, एक्स पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि एक्स में तो वो मान होगा कुछ ना कुछ, पर वाई में मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो वाई में कितना होगा? 0 होगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0, वाई बराबर 0। चलो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मूल बिंदु से दूरी का कह रहा है। चलो बताते हैं आप लोगों को मूल बिंदु से दूरी। यहाँ आपको एक बिंदु दे दिया है, कह रहे मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी की बात करें अगर हम, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो भाई बना लो फटाफट, बनाओ। तो -6 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 36 होगा। सर -36? ना, इतनी गलती ना, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस में ही होता है। 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? सर 100। वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? सर 10। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? सर 10 इकाई। तो 10 इकाई हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल में 2 बिंदु दिया है, कह रहा है दोनों के बीच की दूरी। देखिए ए और बी है, और दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1। देखिए आप सीधा ये समझिए ना कि अगर दूरी पूछेगा तो आपको x में से x घटा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना है? 10, यहाँ पर x कितना है? 10, और यहाँ पर x कितना है? 7, यानी हो जाएगा 10 माइनस 7 का द होल स्क्वायर प्लस अगला y में से y घटा लीजिए, 9 में से 13, तो 9 माइनस 13 का द होल स्क्वायर। चलिए बनाइए, ये कितना हो जाएगा घट के? सर 3 तीतरी के 9 प्लस ये घट के कितना होगा? सर 4 -4, तो माइनस का वर्ग भी तो प्लस ही होने वाला है, तो 16। ये दोनों जुटेंगे कितना हो जाएगा? सर 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा? 5 इकाई। दूरी क्या हो जाएगा? 5 इकाई। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अगला करे बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान। अरे भाई मध्य बिंदु का सूत्र क्या? मध्य बिंदु का सूत्र क्या? देखिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2। अरे यार बड़ी खराब लिख रहे हैं, नहीं बड़ी खराब लिख रहे हैं। चलो कोई बात ना, अच्छा से लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। खुश। देखिए मध्य बिंदु यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो बनाओ x1, यानी दोनों x को जोड़ देना होता है हमें। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, तो जोड़िए, -5 और 7 को जोड़ डालिए, सर 2 होगा, तो 2 बटा 2 कमा 4 और -8 को जोड़ डालिए, सर -4 होगा, तो 2 कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -2। तो ये होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 - 2। ऑप्शन बी आया समझ में? बिल्कुल। अगला सवाल, x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखिए इतना तो पता है कि सरल रेखा होगी, पर कैसी सरल रेखा होगी? चलिए ग्राफ खिंचाते हैं।
एक्स बराबर का दे, वाई बराबर का दे, सीधे सीधे, तो कैसे बनाएंगे? चलिए ग्राफ खिंचाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, नई नई जानकारी आपको देंगे, मज़ा भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 15 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक्स में 15 है, मान लीजिए कि यहाँ वाई में 15 है, ठीक है। ये मान लीजिए इधर 15 है, ये मान लीजिए इधर 15 है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक। कह रहे एक्स बराबर 15, तो एक्स बराबर 15 तो यही है, हाँ सर यही है, एक्स बराबर 15। तो अगर एक्स बराबर 15 कह रहा है तो एक्स बराबर 15 ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा, ये देखिए ये होगा। तो हमें क्या करना है, यहीं पर समानांतर खींच देना है, यही होगा एक्स बराबर 15। क्योंकि अगर इसके किसी भी बिंदु को लीजिएगा, ये लीजिए तो एक्स में 15 पर ही है, कहीं भी सोचिए, कहीं भी यहाँ सोचिए, यहाँ सोचिए, यहाँ सोचिए, यहाँ सोचिए, कहीं भी सोचिएगा तो 15 ही होगा वो। यानी सर एक्स बराबर 15 कहेगा तो 15 पे जाके समानांतर खींच देंगे। हाँ, तो किसके समानांतर है ये, किसके समानांतर? ये तो होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, तो ये वाई अक्ष के ही तो समानांतर है, तो ये होगा वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे इसकी कोटि, लो भाई ये भी कोई सवाल है। कह रहे इसकी कोटि दिया हमको 4.5 और 7.6। कह रहे कि इस बिंदु की कोटि क्या होगी? कोई भी बिंदु होता है एक्स और वाई के रूप में, और आपको पता है कि एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो पूछा क्या है, हिसाब किताब लगा लीजिए। कोटि पूछ रहा है, पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। सबको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी 7.6। चलिए अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50। तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया, एक तरफ आधे क्वेश्चन, एक तरफ आधे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, चलो 2-2 कर लेते, दोनों कर लेते, इसमें टेंशन नहीं लेना, मैं 51 कर लेते हैं। चलो कह रहे त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना ही का क्षेत्रफल होगा। चलो भाई लगे यहाँ समझते हैं। सर सूत्र से ना, बिल्कुल ना, आराम से समझाएंगे हम एकदम आराम से समझाएंगे। कह रहा है कि इतना A0, मान लीजिए कि ये बिंदु है A0, A दूरी पर है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा बस। 0 0 तो 0 0 तो सर मूल बिंदु होता है, बहुत बढ़िया। 0B मतलब x में 0 y में भी, तो मान लीजिए कि ये है 0B, ये है 0B, सर ये है आम जिंदगी। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा सुंदर सा प्यारा सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये तो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। वाह रे, अब तो बड़े होशियार निकले। 1/2 गुने आधार, ये रहा आधार, आधार की दूरी सर A गुना ऊंचाई, ये रहा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर B, क्योंकि वो भी ऊंचाई तक है तो B, दोनों को गुना करोगे कितना आएगा AB/2, यानी 1/2 AB वर्ग इकाई, ऑप्शन B। समझे सर? बहुत अच्छे से समझे। आगे समझ में तो बिंदु दिखाकर हमने ये कर लिया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी लिए होंगे इसको, और ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन दिख रहा है हमको, पर ना टेंशन ना लेना आप लोग, हम तो है ये समझाने के लिए, आसान भाषा में, सरल भाषा में, सुंदर भाषा में। करा यदि बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो A का मान होगा। अब आप ही बताओ कि अभी मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताएं? मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताएं हम? मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र।
तो पहले तो ये याद रखना होगा हमें। अब सवाल वाले ने मध्यबिंदु दे रखा है, ये है इसका मध्यबिंदु। चलो जी, मध्यबिंदु के जगह पर मध्यबिंदु चिपका देते हैं ऊपर घसका के, तो मिलेगा ही नहीं। कितना है याद कर लीजिए, लिख देते हैं मध्यबिंदु कितना है। तो मध्यबिंदु है हमारा, थोड़ा छोटा कर देते, नहीं छोटा कर देते हैं, जगह मिल जाए। चलो, तो मध्यबिंदु जो है कितना है, मध्यबिंदु है हमारा a/2 4, ये मध्यबिंदु है जी सर। अब दोनों x1 और x2 को जोड़ना होगा हमें। x1 है -6, x2 है -2, तो हो जाएगा -6 प्लस -2 बट्टा का 2, कमा y1 प्लस y2। y1 कितना है सर 5, अब प्लस y2 कितना है 3, अब बट्टा का 2, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब चलो ऊपर की ओर चलते हैं। a/2, 4 बराबर, ध्यान लगाए रखना, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोनों को जोड़ दिया जाए यहाँ पर, -6 और -2 को, सर -8 होगा, तो -8/2। यहाँ जोड़ दीजिए, कितना होगा सर 8 होगा, तो 8/2। हमें a का मान चाहिए, तो देखिए ये तो 2 चौके 8, तो 4 और 4 यहाँ बराबर आ ही रहा है, दूसरा पद y का मान। हमें इससे मतलब है, इससे और इससे, तो ये दोनों संगत होंगे, बराबर होंगे, 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया एकदम, हुआ ना भाई। तो a का मान कितना दिख रहा है सीधे सीधे आपको, सर -8 दिख रहा है, तो क्या होगा -8 होगा, -8 होगा यहाँ पर। चलिए, समझ में आ गया होगा सबको। तो इसी प्रश्न के साथ जो है हम लोगों ने आधा कर लिया, और आधा जो है इसके लिए एक अलग बनाएंगे ताकि ये लंबा नहीं हो और आप आराम से एक एक करके देख पाएँ। ठीक है, अगर वो भी बन जाए तो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, तो पिन कर देंगे। ठीक है, और आप देख लीजिएगा, शायद कर भी दिए हों, देख लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर कभी बढ़िया सा, शानदार सा, झकास सा, सुंदर सा